भारत के कानून को लचीला यूँ ही नहीं कहा जाता। दरअसल उसमें कहा जाता है कि भले ही चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक अपराधी ने थोड़े बहुत नहीं 7 कत्ल किए थे। उसके खिलाफ सबूत थे। उसके खिलाफ अदालत ने सज़ा भी सुना दी थी। उसे कहा गया था कि इसे फांसी के फंदे पर तब तक लटका कर रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाएं। दरअसल पुलिस एक गलती कर जाती है। गलती कुछ ऐसी होती है कि जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तब उसकी उम्र कागज़ों के हिसाब से 12 साल 6 महीने के आसपास होती है, लेकिन पुलिस उसकी उम्र दिखाती है 22 साल। उसने इसी बात का आधार बनाया और आधार बनाने के बाद कोर्ट से अपील की। कोर्ट ने उसकी पूरी बात सुनी और सुनने के बाद कहा ठीक है, इसको बरी कर दिया जाए। 7 कत्ल करने के बाद भी उसे बरी कर दिया जाता है। 7वां कत्ल जो उसने किया था वह 8 महीने के गर्भ में पल रहे बच्चे का किया था। जब वह कत्ल कर रहा था तो उसको बिल्कुल भी दया नहीं आई, लेकिन उसकी बातों पर कोर्ट को ज़रूर दया आ जाती है। इस कहानी के घटनाक्रम को सुनाने के बाद शायद आपको भी गुस्सा आने लगेगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हिमांशु। आज की जो घटना है मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ यह सच्ची घटना है। महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे। दरअसल पुणे का ही करव रोड एक सागर स्वीट मार्ग के नाम पर एक बहुत ही मशहूर दुकान हुआ करती थी एक दौर में, जिसके मालिक होते थे केसरी का एक बेटा जिनका नाम संजय राठी होता है। दरअसल बात कर रहा हूँ 26 अगस्त 1994 की। दोपहर का समय हो रहा था। इसी वक्त उनके घर, जो कि इनका घर शीला विहार कॉलोनी हिमांशु अपार्टमेंट लगता है, हिमांशु अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर फ्लैट नंबर 6, वहाँ से फ़ोन आता है। जैसे फ़ोन आता है तो बताया जाता है कि जो तुम्हारी बहन है हेमलता, वो आई हुई है। दरअसल हेमलता इस बार रक्षाबंधन पर नहीं आई थी। उससे कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए उसने कहा कि मैं रक्षाबंधन के बाद आऊँगी अपने भाई से राखी बांधने के लिए। हेमलता को संजय राठी से राखी बांधनी थी, इसलिए वह घर पर पहुंच जाती है। साथ में उसका बेटा होता है जिसका नाम प्रतीक होता है। उसकी उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास होती है और उसको लेकर आया था उसका पति जिसका नाम श्रीकांत होता है। जैसे ही सूचना मिलती है संजय इतना खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अपने पिताजी से कहता है कि दोपहर का खाना आज मैं लेके आऊँगा। बाइक लेकर जाता है और सीधा घर पहुँचता है। घर जाने के बाद अपने जीजा जी को प्रणाम करता है और हाथ मिलाता है, खुश होता है। खाना तैयार हो जाता है। जब खाना तैयार हो जाता है तो जीजा जी को अपने साथ लेकर साथ ही संजय राठी अपने जीजा श्रीकांत को साथ लेकर दुकान में पहुंच जाता है और दुकान पर वहीं बहुत सारी बातचीत करते हैं। यह दोपहर के लगभग 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास वहां से निकलता है और वह अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। हर रोज़ रात को 8 से 9 बजे के आसपास जब दुकान बंद होती है तब वह घर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जीजा जी आए हुए हैं तो इसलिए शाम 7 जैसे बजते हैं तो अपने पिताजी से कहता है केसरीलाल राठी से संजय राठी कि मुझे घर जाना है, हम घर पे सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए आज जितनी जल्दी हो सके तुम भी दुकान बंद करके घर पहुंचो। अब संजय राठी अपनी जीजा श्रीकांत के साथ जैसे ही अपने फ्लैट पहुंचता है तो इसका फ्लैट होता है शीला विहार कॉलोनी
हिमांशु अपार्टमेंट, सेकंड फ्लोर, फ्लैट नंबर 6। जैसे वहाँ जाता है, दरवाजे की घंटी बजाई जाती है। पता चलता है कि दरवाज़ा तो लॉक है। आवाज़ लगाते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती है। जीजा और साले दोनों वहाँ खड़े हुए 10 मिनट तक वेट करते हैं। इसी बीच में जो लड़का होता है संजय, वो अपने जीजा से कहता है कि नौकरानी तो हमेशा रहती है, लेकिन आज नौकरानी भी नहीं है। माँ का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। दोनों बहन भी ऐसे ही हैं। माँ कहाँ गई? दरअसल उसकी जो बीवी थी, जिसका नाम बबीता होता है, लगभग 8 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे लगता है कि शायद उन्हें हॉस्पिटल लेके गए होंगे। तभी याद आता है तो नौकरानी का क्या काम है हॉस्पिटल जाने का। वो परेशान हो जाता है, इसलिए सीधा अपने पिताजी को फ़ोन करता है और पिताजी को फ़ोन करने के बाद कहता है यहाँ तो कोई है ही नहीं। मैं दरअसल चाबी लेने के लिए आ रहा हूँ। एक चाबी घर पर रहती है परिवार वालों के साथ, तो दूसरी चाबी रहती है उसकी दुकान पर। अब वो उड़ता हुआ दुकान पर जाता है, अपनी बाइक लेकर सीधा चाबी लेकर जब आता है, आने के बाद दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलकर जैसे अंदर उसने प्रवेश किया तो सबसे पहले उसकी नज़र जाती है रसोई में। रसोई में जो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल 32 साल की उसकी जो नौकरानी होती है, सत्यभामा सुतार नाम होता है, जिनका जो खून से लथपथ पड़ी होती हैं और जगह जगह ब्लड पड़ा हुआ था। यह दृश्य देखने के बाद उसके चीखें निकल जाते हैं। दरवाज़ा बाहर से बंद हो रहा है। यह सब किसने किया? अब थोड़ा सा और आगे जाता है तो एक कमरे में जाकर देखता है तो उस कमरे में उसकी माँ, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, नाम मीराबाई राठी होता है, अपनी माँ को खून से लथपथ देखने के बाद हालत ख़राब हो जाती है। और पास में ही उसका भांजा, जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल है, 1.5 साल के आसपास है, प्रतीक, वह भी अपनी नानी के पास में पड़ा हुआ है। एक कमरे में जाते हैं, यानी कि दूसरे कमरे में जाते हैं। जाकर देखते हैं तो उसकी जो पत्नी है बबीता, वह उर्फ नीता, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास है, उसकी भी लाश पड़ी हुई है, खून से लथपथ पड़ी हुई है। साथ ही उसका 2.5 साल का एक बेटा है चिराग, वो भी पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती होती है। पत्नी भी उसकी मरी हुई पड़ी है। अब वो दूसरे कमरे में जाता है, यानी कि पहले कमरे में माँ, दूसरे कमरे में उसकी पत्नी और तीसरे कमरे में जाकर देखता है तो उसकी जो बड़ी बहन होती है हेमलता, वो आज ही उसकी राखी बांधने के लिए आई थी। 26 साल की जिसकी उम्र है, लगभग उस कमरे में जाता है तो बहन भी उसकी मरी पड़ी हुई थी। वो भी खून से लथपथ थी। कैसे हुआ, क्या हुआ? जब वो अपनी छोटी बहन, जो बहन होती है जिसका नाम प्रीति होता है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है, ये 7वां सदस्य है घर के अंदर। अगर पेट में जो गर्भ पल रहा था उसकी संख्या करें तो 8 सदस्य हो जाते हैं। छोटी बहन को ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी। तभी बाथरूम की तरफ जाते हैं तो वह खून से लथपथ पड़ी हुई थी। घर के अंदर 7 लाशें पड़ी हुई थी। एक लाश जो घर में पल रही थी, वह भी मर जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है, ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगते हैं। आसपास के फ्लैट में जो लोग थे वह दौड़ के उधर पहुंचते हैं। इसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद 1 ही घंटे या 2 घंटे में 7 हत्याएं जब होती हैं तो पूरा पुणे शहर हिल जाता है। शाम की संध्या टाइम्स अगर खबर, जो अखबार आते हैं उसमें खबर छपती है कि इस तरह से एक स्वीट बेचने वाले एक राठी साहब के परिवार की
किसी ने हत्या कर दी है। हत्या का कारण क्या है हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि हत्या हुई है इस कारण को जानना चाहता था। जीजा और साले का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक पिता तक ये सूचना पहुंचती है। पिता भी आते हैं तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। घर में छोटे छोटे बच्चों को भी उसने नहीं बख्शा। इन कुल मिलाकर घर में पल रहे बच्चों सहित 3 हो जाते हैं और बाकी 4 महिलाएं हो जाती हैं। 4 3 7 यानी 5 महिलाएं थी और 3 बच्चे थे, जिसमें एक बच्चा गर्भ में पल रहा था। टोटल मिलाकर संख्या 8 हो जाती है। 8 के आठों की हत्याएं कर दी जाती हैं। सबको चाकुओं से गोद कर मारा जाता है। किसने मारा है, क्यों मारा है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता। लगभग पुलिस इसमें सैकड़ों लोगों को रडार पर लेती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े इस परिवार को हर व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। तब परिवार के लोगों को बिठाने के बाद तसल्ली से संजय से पूछा कि कोई भी ऐसा है जिसे तुम याद कर सको, तुम बता सकते हो कि आखिरकार कौन है, कौन हत्या कर सकता है। क्योंकि हत्या करने के पीछे एक वजह थी। वजह यह थी कि घर में अगर उनके लूटपाट भी घटना हुई थी, लेकिन लूटपाट करने वाले घर के अंदर कमरे के अंदर प्रवेश करते तो कोई ज़बरदस्ती के निशान होते, लेकिन ज़बरदस्ती के निशान कोई नहीं थे। यानी कि दरवाज़ा आराम से खुलवाया जाता है, अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद आराम से दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसलिए यहीं से पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसा परिचित है जो इस घर के बारे में पहले से बहुत सारी जानकारी रखता है। तो इसलिए पुलिस ने कहा कि ऐसा कौन सा परिचित है जो घर पर आने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। संजय को जब यह बात पता चलती है, संजय जब इस बात को याद करता है तो कहता है कि साहब, एक व्यक्ति है जो घर में कभी भी आ जा सकता है। उसका नाम लिया जाता है। पुलिस उसके घर पहुंचती है, जाकर देखती है तो वह वहां पर नहीं होता है, वहां से गायब होता है। साथ में उसके 3 और 2 दोस्त होते हैं। कुल मिलाकर 3 बंदे होते हैं। एक का नाम राजू होता है, दूसरे का नाम नारायण राम चेतराम होता है और तीसरा साथी इसका वीरेंद्र होता है। तीनों एक चौल में रह रहे थे। वहां जाकर देखते हैं तो चौल में वो नहीं थे, वहां से वह गायब थे। अब पुलिस ने उनके बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है राजू सिंह का नाम जो व्यक्ति होता है, राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले का एक मुकलावा एक जगह लगती है, गांव लगती है, जो वहां रहने वाला होता है। जब वहां पुलिस जाती है तो उसके बारे में पता करती है। दरअसल यह जो लड़का होता है 1 जून 1994 को अपने घर से पुणे निकला था खाने कमाने के लिए। गांव के ही बाकी कुछ लोग थे जो खा कमा रहे थे। पुणे में ये नौकरी ढूंढ रहा था। इसे 8 जून 1994 को यह मिठाई की दुकान पर नौकरी लग जाती है, लेकिन उसकी तनख्वाह कुल 600 होती है कि उसकी तनख्वाह बढ़ जाए। वो चाह रहा था कि उसकी तनख्वाह बढ़ जाए। हालांकि उसने 2-2.5 महीने के आसपास काम किया था, लेकिन 2-2.5 महीने काम करने के बाद भी उसको लग रहा था कि उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। एक दिन ऐसा होता है कि वह नौकरी छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब नौकरी छोड़ के चला जाता है। वहीं एक ऐसा शख्स था जो दोपहर में जाता था और घर से खाना लेकर आता था। उसके आने जाने पर कभी किसी को पाबंदी नहीं होती थी, वही आता जाता था। तब पुलिस को इस राजू की भी तलाश थी।
साथ ही उसके नारायण राम चेतन राम की भी तलाश थी और जितेंद्र, इन तीनों की तलाश थी। इन तीनों की तलाश करने के लिए पुलिस ने जब इधर उधर दबिश देना शुरू किया तो आखिरकार 14 अक्टूबर को यह तो मिल जाता है क्या नाम है इसका, राजू सिंह, जो खुद ही सरेंडर कर देता है और ये नारायण चेतन राम होता है ये, और दूसरा साथ ही इसका जितेंद्र भी मिल जाते हैं। इन तीनों को जब पुलिस हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है, तो गिरफ्तार करने के बाद दरअसल राजू सिंह जो होता है वो पुलिस को कहानी बताता है, कहता है कि मैं पूरी कहानी बता दूंगा लेकिन आप मुझे मारना मत, मुझे पीटना मत। दरअसल उसने कहता है कि मैंने कोई कत्ल ही नहीं किया है और जिस दिन यह घटना हुई थी मैं उस दिन घटना को अंजाम भी नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती नारायण राम ने और जितेंद्र सिंह ने कहा था। पुलिस ने उससे बातचीत की तो उसने कहा कि कुल तुम सरकारी गवाह बन जाओ तो तुम्हारी मंजिल कुछ आसान हो जाएगी। फिर जब वह सरकारी गवाह बन जाता है और वह पूरे के पूरे सबूत उपलब्ध कराता है, यहीं से कहानी फिर निकल के सामने आ जाती है। दरअसल वो बताता है कि पुणे आया था नौकरी करने के लिए। नौकरी थी मिली लेकिन उसने तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उसने नौकरी को बहुत कम समय छोड़ दिया था। उसके दो और साथी होते हैं, नारायण राम और जितेंद्र, उनकी भी नौकरी छूट जाती है और तीनों बेरोजगार घूम रहे थे। तभी एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना कहीं नई नौकरी तलाश करते हैं। तलाश करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना किसी सेठ के घर में डाका डाला जाए, वहाँ से पैसे लूटे जाएं और वापस राजस्थान चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे कौन सेठ है जिसको आप जानते हो। तो राजू सिंह ने ही कहा था कि ठीक है, तुम मेरे सेठ के पास चलो, हो सकता है कि वहाँ से कुछ आपको माल मिल जाए। और इसलिए उन्होंने तारीख चुनी थी 26 अगस्त 1994 को, और उससे पहले उन्होंने एक चाकू का इंतज़ाम किया। चाकू के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। जितेंद्र के हाथ में एक चांदी का कड़ा था। उसने उसे ज्वेलरी के पास बेचा। 90 का वो बिकता और अच्छा सा बढ़िया सा एक चाकू 55 का खरीद लेता। एक छोटा सा चाकू जो जितेंद्र के पास रहता है, नारायण राम के पास बढ़िया सा चाकू था, उसे लेकर यहाँ से सीधे पहुँच जाते हैं। जब घर जाते हैं तो चाकू देकर देखते हैं कि जब घर जाते हैं तो जाकर देखते हैं कि संजय राठी की जो बाइक है वो घर पे खड़ी हुई है। वो पीछे हट जाते हैं और ये दोपहर का समय था, लगभग 2 बजे के आसपास। इस वक्त हो रहा था, ये तीनों साथी राजू, नारायण राम और जितेंद्र अंदर तीनों इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे ही बाइक वहाँ से जाती है वो घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब इसी बीच में राजू के दिमाग में क्या आता है कि घर में नहीं जाते, इस काम को नहीं करते, ये गलत काम है, वापस लौट पड़ते हैं। लेकिन जब राजू ने मना किया तो नारायण राम ने कहा कि नहीं, चलना तो पड़ेगा, अब यहाँ तक आए हैं तो अंदर भी चलते हैं। तब अंदर तक भी चलते हैं और अंदर जाते हैं तो सबसे पहले नौकरानी मिलती है। नौकरानी देखते ही दरवाज़ा खोल देती है। उसकी आवाज़ सुन के, क्योंकि वो पहले भी आता रहता था, नौकरानी को ये नहीं पता था कि नौकरी छोड़ चुका है। 26 अगस्त 1994 की ये बात है
जैसे घर के अंदर प्रवेश करते हैं और नौकरानी पूछती है क्या बात है। कहे हम मालकिन से मुलाकात करनी है। जैसे मालकिन की बात आती है, इनकी मीराबाई राठी की बात आती है, मीराबाई राठी आती हैं, उनसे कहता है कि दो और अनजान शख्स एक दिन घर के अंदर जो प्रवेश करते हैं। मीराबाई राठी थोड़ा समझ जाती हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी वो कहता है कि जो भी तुम्हारे पास पैसा है, ज्वेलरी है, जो भी सोना चांदी है, तुम हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे और पूरे घर को खतरा हो सकता है। इस बीच में बहुत तेज़ से बारिश भी पड़ रही थी। जब वह घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो फ्लैट के जितने भी दरवाजे थे उनको बाहर से बंद कर रहे थे ताकि वह खुल न जाए। और ज़ोर से मस्ती वह बारिश की आवाज़ से वह कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा था। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और सबसे पहले मीराबाई राठी को उसके कमरे में लेके जाते हैं। जो भी उसका थोड़ा बहुत सामान वहाँ से मिलता है बताते हैं कि एक 100 के नोट की गड्डी थी और एक 50 के नोट की गड्डी थी और एक 500 के नोट की गड्डी थी और थोड़े से ज्वेलरी थी, शायद लाख रुपए के आसपास ज्वेलरी रही होगी और थोड़ी बहुत नकदी थी। सबसे पहले इस नारायण राम चेतन राम ने सबसे पहले जो इस घर की मालकिन होती है मीराबाई राठी, वो उसको चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं। उसके बाद इस घर के जो संजय राठी, उसकी पत्नी बबीता उर्फ नीता उसके पास जाता है जो गर्भवती होती है। लगभग 8 महीने के उसके पास भी जाकर वही डिमांड करते हैं कि भाई जो पैसे है, जो सोना चांदी है दे दो, नहीं हम तुम्हें मार डालेंगे। उसने हल्का फुल्का विरोध किया तो उसने उसको भी मार दिया, यानी कि उसको भी मार दिया। साथ में जो उसका बच्चा पेट में पल रहा था वो भी मर जाता है और 2.5 साल का जो उसका बेटा चिराग होता है वो भी मर जाता है। अब यहाँ से राजू से कहा जाता है कि जो उसकी छोटी बहन प्रीति होती है, इसको तुम बाथरूम में ले जाकर वहाँ ले जाने के बाद इसको मार दो। वो जाकर उसकी एक मशीन रखी हुई थी, मशीन के जो डोरी थी, डोरी से उसका राजू गला घोंट कर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन उसकी सांसें चल रही थी, वो बच जाती है, मरती नहीं है। इसके बाद नौकरानी के पास जाते हैं। नौकरानी के पास जाकर उसके भी इसी तरह से हत्या कर देते हैं। अब हेमलता और उसका जो बच्चा है वो बच जाता है। उसके पास जाते हैं तो हेमलता लड़ने लगती है, यानी कि फाइट करने लगती है। तभी वह उस बच्चे को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने फाइट करने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। बच्चे की ज़िंदगी सलामत चाहती हो तो इस बच्चे को हमें दे दो। बच्चा दे दिया जाता है और उसे राजू से ही कहा जाता है कि इस बच्चे को उसकी नानी के पास छोड़ आओ। तो लेकिन जितेंद्र कहता है कि मैं इसको छोड़ के आता हूँ। जितेंद्र उसकी नानी के पास छोड़ने चला जाता है, लेकिन उसको छोड़ता नहीं है बल्कि चाकू से गोद देता है। जितेंद्र ने भी अभी तक की एक ही मर्डर किया था, यह वाला अब यहाँ से सीधा ये जो हेमलता होती है उसको मार दिया जाता है। अब नारायण राम उसको मारने के बाद जब वो तड़प रही थी तब उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था। राजू सिंह ने मना किया कि रेप मत करो। जब यहाँ से सारा सामान समेट कर हम यहाँ से निकल रहे थे तो प्रीति अभी जिंदा थी, जो कि बाथरूम के अंदर पड़ी हुई थी। उसके जो कहरने की, उसकी जो रोने की आवाज़ें आ रही थी, तभी नारायण राम सीधा बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाने के बाद कहता है कि तुम्हें एक काम दिया जाता है, तुम उसे भी ढंग से नहीं कर पाए।
यानी कि 6वां मर्डर या 7वां मर्डर भी इसी ने किया था। नारायण राम ने राजू को बनाया गया 120वीं का मुलजिम और वह सरकारी गवाह बन जाता है। लेकिन मामला जब कोर्ट में चलता है तो कोर्ट में चलने के बाद गर्भ सहित बच्चे की बात करें तो कत्ल नारायण राम करता है और एक कत्ल करता है जितेंद्र। मामला कोर्ट में चलता है। निचली अदालत में 23 फरवरी 1999 को निचली अदालत से फांसी की सज़ा हुक्म सुनाया जाता है नारायण राम को, साथ ही उसका जो साथी होता है जितेंद्र को। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है तो 22 जुलाई 1999 को हाई कोर्ट की फांसी की सज़ा जो बरकरार रखता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है मामला साल 2000 में, तब भी मामला यह इन पर दोनों की जो फांसी की सज़ा थी बरकरार रखी जाती है। ऐसे चलता रहता है कि बार बार अपील कर रहे थे। इसी बीच में अपील की जाती है जितेंद्र की तरफ से। 16 अक्टूबर 2016 की बात है। राष्ट्रपति इस अपील को स्वीकार कर लेते हैं और इनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर देते हैं। जैसे उम्र कैद में तब्दील करते हैं तो उसमें यह भी कहा जाता है कि जब तक यह जिंदा है तब तक की सलाखों के पीछे ही रहेगा, तक इसके प्राण नहीं निकल जाते, यानी कि मरने के उपरांत ही ये जेल से बाहर जा सकते हैं। इसी बीच में नारायण राम के दिमाग में एक बात आती है। वह अपने वकील से बात करता है और कहता है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था उसकी उम्र कम थी, यानी कि डॉक्यूमेंट में जो उपलब्ध कराए जाते हैं तो 12 साल 6 महीने के आसपास की उम्र थी, लेकिन डॉक्यूमेंट में लिखवाया गया था 22 साल। यह बात निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राष्ट्रपति तक नहीं ध्यान में आई, लेकिन अचानक ही साल 2000 या 18 में उसको याद आती है। और जब साल 2018 में बात याद आती है तो उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर से पुनः सुनवाई होती है और सुनवाई करने के बाद इसको उसके साल 2023 मार्च का वो महीना था। नारायण राम जिसने क्या गर्भ में पल रहे बच्चे सहित 7 कत्ल किए थे, उसको बरी कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। और वह जब छूटता है तब खबर सुर्खियां बन जाती हैं कि लगभग 28 साल बाद जिस कातिल ने 7 कत्ल किए थे वह छोड़ दिया जाता है। कानून लचीला था, शायद इसलिए 7 कत्ल करने के बाद भी वह आज भी अपने माँ के साथ इस आराम से घूम रहा है, फ्री है। एक पत्रकार ने जब उसका फ़ोटो खींचा तो वह मुस्कुराता आते हुए हंसते हुए उसने अपना फ़ोटो खिंचवाया और जैसे कि उसने कोई पाप नहीं किया हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना तो किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जो इसका एक और आरोपी होता है जितेंद्र, जिसने एक बच्चे का मर्डर किया था, जिस सब नानी के पास छोड़ने जाता है उसको चाकू से गोद के हत्या कर देता है, वह भी आज भी सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। जब तक वह ज़िंदा रहेगा तब तक वह सलाखों के पीछे ही रहेगा। इस कहानी का मुख्य मेन आरोपी जो था नारायण रामचेतन, और आज भी सलाखों से बाहर है, आराम से फ्री घूम रहा है। दोस्तों, आते जाते